हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमें शुरू करना था सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। सेल स्ट्रक्चर कोशिका की संरचना। ये जो कोशिका की संरचना होती है, एनिमल में, प्लांट में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसका जो हमने पहले दिन डायग्राम दिखाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, उसमें डायग्राम में आप देखे होंगे जैसे सेल, प्लांट सेल होती है तो उसमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार से उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम सेल स्ट्रक्चर में उनके जो पार्ट, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट हैं, उसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंसेस को हम अलग से देख लेंगे। तो ये है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। कोशिका की जो संरचना होती है वह सेल वॉल जो उसकी सबसे बाहरी लेयर होती है, जो प्लांट सेल में पाई जाती है, यह एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसे कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। Cell wall, it is present only plant cell। जो सेल वॉल होती है वह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज डेड एंड थिक या मृत कोशिका होती है तथा मोटी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद सेल वॉल के बाद जो दूसरी लेयर आती है वह है सेल मेम्ब्रेन या इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। यह जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। It is made up of lipid and fat। यह जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है तथा यह जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, सॉरी, लिपिड तथा फैट नहीं, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है तथा यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है यानी अर्ध पारगम्य होती है। सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन यह थिन होती है। जब सेमी परमिएबल होगी तो थिन ही होगी, क्योंकि जो ये सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, डेड भी होती है तथा थिक होती है। इससे कोई भी जो बाहर का कोई भी बिले इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि सेमी परमिएबल में जो लिक्विड होगा वह अंदर जा सकता है और जो उससे मोटा पदार्थ होगा वह बाहर नहीं आएगा। इसी को हम कहेंगे सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य। और जो परमिएबल होती है उसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही आर पार आ जा सकते हैं, इसलिए उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो तीसरा है इसका वह है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। यह जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह सेल का लिविंग पार्ट होता है तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्रोटोप्लाज्म is a living part of cell. It is surrounded by plasma मेम्ब्रेन। जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य होता है, यह कोशिका का सजीव भाग होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरा होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी तथा इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया था। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी तथा इसका प्रोटोप्लाज्म का नाम इन्होंने सारकोड दिया। इसके बाद परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस सारकोड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म टर्म was given by परकिंजे और टी.एच. हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ का। पर टी.एच. हक्सले ने यह कहा जो जीवन की भौतिक आधारशिला है वह प्रोटोप्लाज्म होता है, बिना प्रोटोप्लाज्म के जीवन असंभव है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काय। राइबोसोम। राइबोसोम, इसको हिंदी में भी राइबोसोम ही लिखेंगे। लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। प्लास्टिड। प्लास्टिड, इसको हिंदी में हम लवक कहते हैं। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे अंतर प्रद्रव्यी जालिका। अंतर प्रद्रव्यी जालिका। इसके बाद जो है वह है गोल्गी बॉडी, या इसी को हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी बॉडी को हिंदी में भी गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम को लाइसोसोम, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहा जाता है। इसमें और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और एक होता है न्यूक्लियस। ये सारे पार्ट प्रोटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं, और वह जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसके बाद हम हेडिंग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी पहली हेडिंग होगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकल नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, तथा माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय सी वेंडा, तथा माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने कहा था। सी वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया वाज टर्म्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया शब्द से प्रयोग सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। बायोब्लास्ट। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है, इसका जो फंक्शन है वह है सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन करना।
यानी कोशिकीय ऑक्सीशोषण में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था तथा सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। अल्टमन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था और इसका जो कार्य होता है वह सेलुलर रिस्पिरेशन में भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होती है। जो बाहर की लेयर होती है वह छोटी होती है जिसको हम पोरस कहते हैं। इनर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसको हम पोरस कहते हैं और जो अंदर की होती है उसमें उंगली जैसी संरचना बनी होती है। इस प्रकार से अब फोल्डेड होती है। इसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वह पोरस होती है यानी सीधी होती है, जबकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वह फोल्डेड होती है। फोल्डेड होती है। इसकी लंबाई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अपेक्षा इनर माइटोकॉन्ड्रियल की लंबाई ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और इस उंगली जैसी संरचना पे इस प्रकार से कुछ संरचना पाई जाती है जिसको हम F1 पार्टिकल या मीसोसोम कहते हैं और यह इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और इस उंगली जैसी संरचना जो ऐसे बनी है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसका नाम है क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यह है मीसोसोम्स या इसी को हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल। इसके अंदर जो फ्लूइड है वह है मैट्रिक्स और इसी में इस कलर से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यह जो मीसोसोम होता है यह ऑक्सीशोषण में सहायक होता है, यानी मीसोसोम का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। मीसोसोम ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऑक्सीजन का संवहन करता है यानी ऑक्सीजन कैरी करता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, जब मीसोसोम ऑक्सीजन का संवहन करता है तो वह ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद यह जो ग्लूकोज होता है
वह एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और यह एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे यह एटीपी जो होता है, लार्ज अमाउंट में एटीपी एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्लास्टिड। और एक चीज नोट करके लिख लीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना सेल्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए सेल्फ होता है और इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स कहते हैं। Mitochondria has on genetic material DNA. It is so it is called as semi autonomous organelle। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका स्वयं का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं, यानी अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आगे का टॉपिक प्लास्टिड हम नेक्स्ट यानी कल पढ़ेंगे।